हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीसी कोर्स की सीरीज़ चला रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। तो उसमें मैंने डीसी 1 के ब्लॉक 1 को स्टार्ट किया था। ब्लॉक 1 में 5 यूनिट थे, हमने वो 5 यूनिट पूरे मैंने कंप्लीट कर दिए। आज हम लोग उसके ब्लॉक 2 में गए हैं, स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 2 है द चाइल्ड डेवलपमेंट इन फर्स्ट 12 मंथ्स, है ना, वो ब्लॉक 2 है उसका। ब्लॉक 2 स्टार्ट हो रहा है यूनिट 6 से। तो आज हम लोग यूनिट 6 की पढ़ाई शुरू करेंगे। यूनिट 6 का आज ये पार्ट 1 है। डीसी 1 के यूनिट 6 का पार्ट 1 है, ब्लॉक 2 है ये, ठीक है। तो जो है ब्लॉक 2 में अब हम लोग पढ़ेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट एंड केयर। यूनिट 6 का टाइटल क्या है? प्री नेटल डेवलपमेंट एंड केयर। प्री नेटल होता है कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया है उस समय के अवस्था को प्री नेटल कहते हैं। जब वो माता के गर्भ में ही है वह प्री नेटल है। तो जब प्री नेटल डेवलपमेंट एंड केयर यानी बच्चा गर्भ में कैसे विकास कर रहा है और उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए, उस विषय में यह यूनिट है, यूनिट 6, ठीक है। माता के गर्भ में बच्चा कैसे बढ़ता है, विकास करता है, वह बहुत ही आश्चर्यजनक है जानना, ठीक है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि प्री नेटल डेवलपमेंट जो है, प्री नेटल विकास किस तरह से हो रहा है, ताकि माता जो है अपने प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे अपना अच्छा ध्यान रख सके। जितने ध्यान की ज़रूरत है, जितने केयर की ज़रूरत है, वह केयर रख सके और इस तरह बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके, ठीक है। गर्भाशय के भीतर भी उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले जिससे बच्चे का विकास हो सके, ठीक है। और उसके गर्भाशय के बाहर के एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो शरीर के बाहर के एनवायरनमेंट का भी। माता का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहना ज़रूरी है। हेल्थ माता का ठीक होना चाहिए। फिर जितनी मात्रा में वो खाना खा रही है वो ठीक खा रही है कि नहीं, और क्वालिटी का खाना खा रही है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि कहीं बासी सड़ा गला खाना तो वो नहीं खा रही है, ठीक है। साथ ही साथ उसका भावनात्मक स्टेट कैसा है, इमोशनल स्टेट कैसा है ना, भावनात्मक रूप से वह खुश है कि नहीं है, वो भी डिपेंड करता है, वो भी असर डालता है। बच्चा जो गर्भ में होता है उसके ऊपर वह भी असर डालता है। जो ये गर्भाशय के भीतर का वातावरण जो होता है उसके कारण जो बच्चे का प्री नेटल पीरियड होता है, जन्म लेने से पहले का जो समय होता है, उसमें उसके विकास में असर पड़ता है। गर्भाशय के भीतर का वातावरण उसके विकास में असर डालता है। पर इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि जब बच्चे के जन्म लेने के बाद भी उसका विकास अच्छे से हो, वो अच्छे से एडजस्ट करे, ठीक है। जैसे जैसे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही आगे अग्रणी हुआ है, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जितना एडवांसमेंट हुआ है तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा अभी सूचना मिलती है कि गर्भाशय के भीतर किस तरह से बच्चे का विकास हो रहा है, जैसा पहले नहीं हुआ करता था, ठीक है। आजकल तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू पूरे डिटेल पिक्चर भी हम लोग को मिल पाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चा किस तरीके से विकास कर रहा है, ठीक है। नहीं जन्म लिया हुआ बच्चे को भी स्कैन करके हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो अब जो है जन्म लेने के पहले का समय अब कोई रहस्य नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। जब फिर भी अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमको नहीं पता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये भूमिका थी। अब हम लोग कंसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह भ्रूण का जन्म हुआ, ठीक है। जो माता का मासिक धर्म जब चल रहा होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो उसका मिडिल में जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चल रहा है कि 6 से 7 डेज़ का जो पीरियड चल रहा है, तो उसके मिडिल में ही जो है ये भ्रूण का जन्म होता है। जबकि जब पिता का जो ये भ्रूण है, मतलब भ्रूण तो नहीं, पिता का जो सेल है, मेल स्पर्म जो है, ठीक है, वह आके ओवम के साथ मिलता है, माता के फीमेल सेल के साथ जब मिलता है, पिता का मेल सेल आके माता के फीमेल सेल के साथ मिलता है, तब भ्रूण का जन्म होता है, ठीक है। और एकमात्र सेल बनता है, एक सेल बनता है, 2 सेल फ्यूज होकर एक सेल बनता है उस वक्त, तब भ्रूण का जन्म होता है। उस भ्रूण को क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं,
ठीक है, और वह जायगोट ही नए व्यक्ति का शुरुआती समय है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि जिस समय पिता का मेल सेल और माता का फीमेल सेल स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मैच किया, एक दूसरे के साथ मिला, उसी वक्त जो है एक नए मनुष्य का जीवन शुरू हुआ। ठीक है, तो जो है ये जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, जब एक नया जायगोट बना, नया भ्रूण बना, और जब तक वह पूरा विकसित हो गया, उस पूरे समय को लगता है 266 डेज या 9 मंथ्स। ठीक है, 9 महीने लगते हैं या 266 डेज लगते हैं, यानी कि पूरा वो जो प्रेगनेंसी का जो समय होता है। ठीक है, जितने दिन में भ्रूण अच्छी तरह से एक छोटे बच्चे के रूप में विकास हो जाता है, जिसके बाद वह बाहर आ सकता है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है ब्लॉक 1 में कि जो सेल के भीतर जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स में वो सारी सूचना होती है कि वह बच्चा किस तरीके से विकास करेगा। ठीक है, वो जीन्स के कारण ही है कि माता पिता के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका जो बिहेवियर, व्यवहार, रंग रूप जो है वो ट्रांसफ़र होता है बच्चे में। ठीक है, तो वो कब होता है? जब वह जायगोट बना, जब भ्रूण पहली बार जन्म लिया, उसी समय ये जेनेटिक मटेरियल जो है, ये वंशानुगत मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब जायगोट के पास वो सब कुछ रहता है जो कि एक व्यक्ति के रूप में डेवलप हो पाएगा। अब ये जो समय है पीरियड ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट है ना, कि जन्म के पहले का जो समय है उसे 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज है पीरियड ऑफ द ओवम, दूसरा है पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो एंड तीसरा है पीरियड ऑफ द फीटस। ठीक है, पीरियड ऑफ द ओवम है मतलब कि माता के शरीर में जो फीमेल सेल था, हाँ, अंडा जो था, ओवम जो जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि ओवरीज से निकलता है, वो उसका पीरियड पहला पीरियड है। दूसरा पीरियड है भ्रूण का पीरियड, पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो, और तीसरा पीरियड है वो एम्ब्रियो जब एक बच्चे के रूप में विकसित हो रहा है, फीटस के रूप में उसका है। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे पीरियड ऑफ द ओवम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ द ओवम में क्या है कि जो है ये पीरियड ऑफ द ओवम का समय कब है? कंसेप्शन से लेके 2 सप्ताह तक, मतलब कि जब मेल स्पर्म सेल फीमेल ओवम सेल के साथ मिल गया और एक नया भ्रूण का जन्म हुआ, उससे लेके अगले 2 सप्ताह तक ये पीरियड रहता है, जिसे पीरियड ऑफ द ओवम हम कहते हैं। ठीक है, अंडे का पीरियड जो होता है, इस समय जो है भ्रूण जो है वो एक ही सेल का है। अभी जायगोट जिसे हम कह रहे हैं वो बहुत ही स्पीडली अब मल्टीप्लाई होने लगता है। 1 सेल से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, ऐसे बनते बनते जाता है और कई दर्जन सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब जो है सेल का पूरा एक गुच्छा सा बन गया है, वो फिर जो है अब वो क्या कर रहा है, अब लेयर होने लगा। एक इनर लेयर होता है, अंदरूनी लेयर परत होती है, एक बाहर का लेयर, बाहरी परत होती है, आउटर लेयर। ठीक है, एक इनर लेयर ऑफ सेल बनने लगता है, एक आउटर लेयर ऑफ सेल बनने लगता है, और उनके बीच में खोखला होने लगता है। ठीक है, जैसे कि जो हवा वाला फुटबॉल होगा, जिसमें बीच में अगर हवा भरा हुआ है तो उसका एक अंदर का लेयर है, एक बाहर का लेयर है। ठीक है, पर है कि बीच में तो वो खोखला ही है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि सेल का एक भीतर का लेयर बना, एक बाहर का लेयर बना, और अंदर एक कैविटी है, हॉलो कैविटी है जो कि खोखला है। ठीक है, अब जो अंदर का जो सेल का लेयर है वही एक बच्चे के रूप में विकसित होगा, और जो बाहर का सेल का लेयर है वो प्लेसेंटा बनाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा, एमनियोटिक सैक बनाएगा और दूसरा स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, आप लोग सब जानते ही होंगे कि एक तरह की पाइप से जुड़ा रहता है बच्चा माता के साथ, है ना, माता के नाभि के साथ वह जुड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, है ना। एक तरह का पाइप होता है, उससे वह जुड़ा रहता है बच्चे की नाभि के साथ, माता के नाभि के साथ वह जुड़ा रहता है, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। फिर एक प्लेसेंटा होता है कि जो है माता के थ्रू जो भी उसे पोषण मिलेगा, ब्लड बनेगा, वो एक तरह के एक जो है पूरा एक बहुत बड़ा सा कुछ चीज़ होता है जिसके साथ वह जुड़ा रहता है, जिसे हम
जिसे है कि जन्म लेने के बाद वो प्लेसेंटा निकल जाता है गर्भ से, जिसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। हाँ ठीक है, ज़्यादातर हमने ऐसे ही देखा है कि उस प्लेसेंटा को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। ऑल्दो आजकल उसको साइंटिस्ट लोग बैंक में रख रहे हैं और उससे नए नए सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो प्लेसेंटा होता है जिससे कि माता के शरीर के साथ बच्चे को पोषण मिलता है। ठीक है, वो खून का बना हुआ रहता है प्लेसेंटा, ब्लड सेल्स वगैरह भी रहते हैं उसमें। और एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो पाइप है जिससे बच्चे की नाभि और माता के नाभि के साथ वह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्या है उसके अलावा जो है एमनियोटिक सैक है, मतलब कि वो पानी से भरी हुई थैली रहती है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं। वह एक पानी तो नहीं रहता है, एक तरह का द्रव्य रहता है, जिसके बाहर की तरफ वह द्रव्य रहेगा और अंदर की तरफ बच्चा रहता है। और भी क्या क्या स्ट्रक्चर सारे निर्माण होते हैं। ये सारे कहाँ से बनते हैं? ये आउटर लेयर जो बाहरी परत है सेल का, वहाँ से बनेगा। और भीतरी पेयर जो है, भीतर का जो पेयर है, उससे बच्चा का विकास होगा। हाँ, बच्चा बनेगा उससे, उसमें भ्रूण है, वहाँ से बच्चा बनेगा। आगे के ब्लॉक में हम लोग इस बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इस पीरियड में क्या है कि जो है जो भ्रूण है, हाँ, उसके भ्रूण का जो बाहरी दीवार है, भ्रूण क्या है? एक सेल है। सेल का जो बाहरी दीवार है, आउटर वॉल है, उससे छोटी छोटी लताएं जैसे निकलने लगती है, टेंड्रिल्स। जैसे कि मटर के पौधे में ऐसे घूमी घूमी लताएं निकलती हैं ना, टेंड्रिल्स जिसे बोलते हैं, उसी तरह का जायगोट से लताएं जैसी गोल गोल घूमी घूमी लताएं निकलने लगती है। और वो निकल के क्या करती है? गर्भाशय के दीवार जो है, गर्भाशय के भीतर का जो दीवार है, उसमें अपने आप को हुक करने लगती है। ठीक है, अपने आप को फिट करने लगती है उसमें। तो इस तरह जब वो अपने आप को उसमें फिट कर लेती है, ठीक है, गर्भाशय में जो अपने आप को फिट कर लेती है, छोटी छोटी लताएं निकाल के भ्रूण अपने आप को फिट कर लेता है, और इस तरह माता के रक्त से उसका पोषण होने लगता है। गर्भाशय के दीवारों से वो माता के रक्त से भ्रूण का पोषण होने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसने अपने आप को प्लांट कर लिया, अपने आप को सेट कर लिया, फिट कर लिया। ठीक है, कुछ दिनों बाद ये जो छोटी छोटी घूमी घूमी लताएं थी, टेंड्रिल्स जो थी, वो ही प्लेसेंटा में बदल जाती है, और वो ही एम्बिलिकल कॉर्ड में भी बदलता है। ठीक है, तो जो है जब भ्रूण पहली बार जन्म हुआ, उसके बाद 1 सप्ताह बीत गया, और जब दूसरा सप्ताह आया, उसके आखिर तक में भ्रूण ने अपने आप को यूटेरस के भीतर पूरा फिट कर दिया है। इम्प्लांटेशन पूरी तरह से हो चुका है। और अब जाके जो 2nd वीक गुजर गया है, 2nd वीक का आखिरी पहुंच गया है, तो ये एंड पीरियड ऑफ द ओवम हो गया है। ओवम का एंड पीरियड अब हो गया है। ठीक है, तो ये जो हम लोग इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे थे, प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका पहला पीरियड था पीरियड ऑफ द ओवम, वो ख़त्म हो गया। 3 स्टेजेस में उसको दिया गया है। अब दूसरा पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। अच्छा, देखिए, भ्रूण तो हुआ, वह जायगोट जो हुआ उसे हम कह रहे हैं। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो क्या है कि जब उस भ्रूण ने अपने आप को इम्प्लांट कर लिया है, अपने आप को गर्भाशय में पूरा फिट कर लिया है, 2 सप्ताह के बाद अपने आप को पूरा अपनी जड़ें बैठा लिया है उसने 2 सप्ताह के आखिर तक में, उसके बाद से जो बेबी का विकास होगा, ठीक है, जब तक कि बेबी की हड्डियां नहीं बनने लगेंगी, हाँ, उस समय के विकास तक के समय में वो भ्रूण क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। इम्प्लांटेशन से लेके उसका बोन फॉर्मेशन तक, हाँ, अपने आप को अपनी जड़ें वहाँ बैठाने के बाद उसकी हड्डियों के विकास होने तक वह क्या कहलाएगा? वह एम्ब्रियो कहलाएगा। तो ये 3रे सप्ताह से शुरू होता है कंसेप्शन का, है ना। ये जब भ्रूण ने पहली बार जन्म लिया, वो कंसेप्शन कहलाता है। तो कंसेप्शन के 3रे सप्ताह से यह शुरू होता है, और 8वें सप्ताह के आखिर में यह ख़त्म होता है। क्या? पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का पीरियड 3रे सप्ताह से शुरू होगा और 8वें सप्ताह में जाके ख़त्म होगा। क्या चीज़ के 3रे सप्ताह? ये जो कंसेप्शन के, यानी जन्म की शुरुआत के 3रे सप्ताह से लेके 8वें सप्ताह में वह ख़त्म होगा। इस पीरियड में क्या होगा
कि लगातार सेल डिवीज़न होता रहेगा, सेल बार बार विभाजित होता रहेगा, अपने आप को बढ़ाता रहेगा, ठीक है, सेल डिवीज़न होता रहेगा और सेल जो है अलग अलग प्रकारों में डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, ठीक है, अलग अलग प्रकारों में वह डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। मतलब कि हमारे शरीर में तरह तरह के सेल है ना, अलग अलग जगहों पे, कोई मसल सेल है, कुछ और सेल है, तो वो अलग अलग तरह के सेल में अपने आप को विभाजित करता रह जाएगा, अलग अलग टाइप के सेल में। हाँ, इस छोटे से पीरियड में जो है, ये कितने का हुआ, 5 सप्ताह का हुआ, 8 - 3 5 है ना, तो 5 सप्ताह का 5 वीक्स का जो ये है, इस समय जो है ये बहुत ही छोटा पीरियड है, 5 सप्ताह का ये पीरियड है, उस समय पर विकास बड़ी तेज़ी से होता है, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, 3 सप्ताह से 5 सप्ताह का समय, 8वां सप्ताह का समय, यह भ्रूण के विकास के लिए, जन्म के पहले के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी में ये जो 8वां सप्ताह है, उस समय तक जितने भी मेन अंग है, शरीर के ऑर्गन्स हैं, टिश्यू है, कोशिकाएं हैं, हाँ, और बॉडी का जितना भी सिस्टम है, चाहे रक्त संचार सिस्टम हो, श्वास का सिस्टम हो, वो सब डेवलप हो जाता है, उन सब का विकास हो जाता है। यानी इस समय पूरा केयर रहना चाहिए, बच्चे को अच्छे खान पान माता को देना चाहिए, ठीक है, तो इस समय बॉडी का सारा सिस्टम बन जाता है 3 से 8वें सप्ताह तक में, ठीक है। ज़्यादातर जो अंग हैं उनका बहुत ही तेज़ी से विकास होता है, इसी समय पे सारे सिस्टम का विकास होता है, बहुत सारे सिस्टम्स उस समय बन जाते हैं, और उसके बाद जो है भ्रूण बच्चे का विकास जैसे से होते जाता है, मतलब कि भ्रूण के जन्म के 12 सप्ताह बाद तब तक जो है वह बहुत तेज़ी से सेल डिवीज़न हो रहा है और अंग बन रहे हैं 12 सप्ताह के ख़त्म होने तक, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहेंगे, अर्ली पार्ट ऑफ द फीटल पीरियड कहेंगे, ठीक है। अब है कि हमने पहले भी यूनिट में पढ़ा है कि इस समय जब अंगों का निर्माण हो रहा है, 3 से 8वें सप्ताह या 12वें सप्ताह तक जब भ्रूण के अंगों का निर्माण हो रहा है, उस समय जो है वह बहुत ही खतरे में है, ठीक है, उस समय उसके ऊपर कुछ नुकसान आएगा, बाहरी एटमॉस्फेयर से उस पर कुछ नुकसान आएगा, तो वो बहुत ही खतरे में उस समय रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय वह जो है बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो पीरियड है, एम्ब्रियो का पीरियड जो है 3 से 8वें सप्ताह, और जो अर्ली फीटल पीरियड है 8वें से 12वां सप्ताह जो है, ठीक है, यानी शुरू के 4 महीने हुए हैं ना, तो वो जो 12वां सप्ताह है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है विकास में। इस समय माता कुछ ऐसी दवाइयाँ खाती हैं जो कि उन्होंने डॉक्टर से बिना पूछे खा ली है, डॉक्टर को बिना बताए कि वह गर्भवती हैं, उसमें माता अगर कुछ दवाइयाँ खा लेती हैं या फिर उन पे रेडिएशन का असर पड़ता है, वो जाके कुछ किसी तरह का एक्सरे वगैरह करा रही हैं, उनके ऊपर रेडिएशन का असर पड़ रहा है, या अपने एटमॉस्फेयर में कहीं से रेडिएशन का असर पड़ रहा है, या उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, वह गिर पड़ी हैं, या उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स इस टाइप का, या रूबेला एक होता है, हाँ, उस टाइप का कुछ इन्फेक्शन हो गया, वह बीमार अगर पड़ गई हैं, तो उस समय जो है विकसित होते हुए बच्चों पे सबसे बुरा असर पड़ता है, जो बच्चा अभी शरीर के भीतर विकसित हो रहा है। इसीलिए कहते हैं गर्भवती जब माता रहे उसे अच्छा खाना देना चाहिए, अच्छा पोषण, उसे नुकसानदेह वातावरण से बचाना चाहिए, और उसको जो है जैसे जो तो दवाएं नहीं देनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे के ऊपर कुछ भी नुकसान नहीं हो। माता को अच्छे ताज़े फल सब्जियां देनी चाहिए ताकि माता पे कोई इन्फेक्शन ना आए, उनको कोई बीमारियां नहीं हो, ठीक है। तो ये जो है हमने पढ़ा पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो और अर्ली फीटल पीरियड पढ़ा, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले भी एक पढ़ा है कि जो है बच्चे का विकास 2 तरीके से होता है ना, डेवलपमेंट जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक सिर से लेके पैर तक का डेवलपमेंट होता है, और एक मध्य भाग से लेके आखिरी तक, यानी भीतर हृदय मतलब मिडिल, बॉडी के मिडिल से लेके हाथ के टिप्स बाहर, हाँ, सेंटर से एंड तक, उंगलियों के टिप्स तक, पैर के नीचे नीचे अंगूठों तक, हाँ, भीतर से बाहर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, 2 तरीके का डेवलपमेंट होता है, 2 तरीके का विकास होता है।
ऐसे ही प्री नेटल डेवलपमेंट में भी यही होता है। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसा देख रहे हैं तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि किस तरह के अंग पहले डेवलप हुए होंगे और कौन से अंग बाद में डेवलप होंगे, है ना। मतलब हो सकता है ब्रेन पहले डेवलप होगा, नीचे के पैर बाद में डेवलप होंगे, हार्ट, लिवर ये सब पहले डेवलप होगा, कलाइयाँ बाद में डेवलप होंगी। ठीक है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। 3 सप्ताह तक जो हेड है, मतलब सर जो है, और पोस्टीरियर रीजन जो है, मतलब पीछे का भाग जो है, ठीक है, वह डेवलप होता है। मतलब कि उस समय अगर हमने भ्रूण का स्कैनिंग किया तो हम समझ पाएंगे कि कौन सा उसका सामने का भाग है, फ्रंट पार्ट कौन सा है और कौन सा बैक पार्ट है, यह समझ में आने लगता है उस समय भ्रूण की स्कैनिंग होने से। ठीक है, उसके सिर की तरफ, सामने की तरफ आंखें वगैरह दिखाई देंगी तो पता चल जाएगा वो सामने का भाग है, और पीछे की तरफ वो रीढ़ की हड्डी का विकास होना शुरू हो जाता है तो पता चलता है पीछे का भाग है। यह 3रा सप्ताह है। ठीक है, इसी टाइम मस्तिष्क का विकास होता है, ब्रेन डेवलप होता है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के भीतर जो है स्पाइनल कॉर्ड है वो डेवलप होता है, मेरुदंड का विकास होने लगता है, और ये सब काफ़ी तेज़ी से विकास करते हैं। दूसरे ऑर्गन्स धीरे धीरे विकास करते हैं। ठीक है, इसी वक्त जो है एक हृदय का भी थोड़ा विकास हो जाता है, छोटे से हृदय का भी विकास हो जाता है, और कुछ ही दिनों बाद वह धड़कना भी शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट साइन है, ये चिन्ह है जीवन का भ्रूण में कि हाँ उसमें अब हृदय का भी विकास हो गया है, और इससे पता चलता है कि अब बेसिक काम जो उसके शरीर करता है कि हृदय धड़कता है वो सब धड़कना शुरू हो गया है। ठीक है, 3 सप्ताह के भीतर। अब जब 4था सप्ताह आएगा, ठीक है, तब क्या होगा कि उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, हाँ, माउथ और स्किन। ठीक है, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स है। तो इन सेंसरी ऑर्गन्स में 4 सप्ताह के अंत में क्या होता है, आँखें, कान और नाक बन जाती हैं, किडनी बन जाती हैं, लिवर बन जाती हैं, और एलिमेंट्री कनाल जो है, इंटेस्टाइन्स, अंतड़ियाँ, वह भी डेवलप होने लगती है। ठीक है, इसी तरह हाथ और पैर पूरे बने नहीं होते तो ऐसे छोटे छोटे निकले निकले से दिखाई देते हैं, प्रोजेक्शन जैसे दिखाई देते हैं कि हाँ किस जगह से हाथ डेवलप होगा, किस जगह से पैर डेवलप होगा। तो ये सब 4 सप्ताह के बाद ही पता चल जाता है। ठीक है, अब जो है जब 5वें से 8वां सप्ताह आता है उस समय जो है आँखें, नाक और कान पूरे अच्छे से बन गए होते हैं कि हम उन्हें आसानी से अलग अलग पहचान पाते हैं, और बच्चे का चेहरा भी थोड़ा थोड़ा इस टाइप से दिखने लगता है कि हम लोग समझ जाएंगे यह कोई मनुष्य का, बच्चे का चेहरा है। ठीक है, चेहरा इस तरह से डेवलप होने लगता है। जब 5वां सप्ताह होता है तब बच्चे का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन सिस्टम जो है, वह डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 7वें सप्ताह तक जो है बच्चे के जो है ऊपर की हाथें, आर्म्स जो हैं, कंधे, आर्म्स और कलाइयाँ, नीचे के हाथ, ऊपर के हाथ और नीचे के हाथ। ठीक है, बच्चे के ऊपर के हाथ, नीचे के हाथ और पैर, नीचे के पैर, फिर नीचे का जो फीट है वो, ठीक है, फीट की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, हाँ, ये सब कुछ धीरे धीरे पूरी तरह से डेवलप हो जाता है 7वें वीक के एंड में। ठीक है, और अब जो भीतर के ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, जैसे इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है ना पेट के नीचे, पैंक्रियाज, लंग्स, किडनी, हाँ, ये सब जो है, ये सब का भी एक डेफिनेट शेप, एक तरीके का शेप उनका आने लगता है जैसा उनका होना चाहिए, और कुछ कुछ अंग तो काम करना भी शुरू कर देते हैं। हाँ, कब, ये जो 7वें सप्ताह तक में ये कुछ कुछ अंग काम करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, लिवर जो है, लिवर से उस समय रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाता है ना, रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाता है। किडनी से यूरिन निकलना शुरू हो जाता है, किडनी छन्नी का जैसा काम होता है, करता है, तो वो खाने को छान के वहाँ से यूरिन भी बनाने लगता है जो कि बाहर निकलेगा बॉडी से। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बढ़ जाता है, जो रक्त संचार सिस्टम है वह भी बढ़ने लगता है।
इसी तरह उस वक्त सांस लेने का जो सिस्टम है, श्वास का सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हाजमे का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो भी बनने लगता है, पर हाँ उसने अभी काम करना शुरू नहीं किया है अभी तक में। जब तक कि यह जो 7वां सप्ताह ख़त्म होने को आया है तो एम्ब्रियो जो है, जो भ्रूण है, वह एक स्केलेटन, मतलब कि भ्रूण अपना हड्डियों का ढांचा तैयार कर चुका होता है, जो कि कंकाल हम लोग कहते हैं। तो भ्रूण ने अपना कंकाल बना लिया है, ठीक है, और उसमें बहुत ही सॉफ्ट हड्डियों वाले कोशिकाएं उसके ऊपर आ गई हैं, जिन्हें कार्टिलेज कहते हैं, वह आ चुकी हैं, ठीक है। इस पीरियड के अंत में क्या होता है कि बॉडी के मेन पार्ट जो है इसी तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब तक ये एम्ब्रियो पीरियड ख़त्म होगा, हम लोग देखेंगे कि बॉडी के मेन पार्ट सब जो हैं वो इस तरीके से बेसिक तरीके से डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये एम्ब्रियो पीरियड ख़त्म होने को आएगा तब देखेंगे 7वें सप्ताह के एंड में कि एम्ब्रियो जो है अब 1.5 इंच लंबा हो चुका है, ठीक है। इसी पीरियड में क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर, हाँ, कि एक बोरे के भीतर जो बंद होता है, तो एक बोरे जैसा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के बाहर बाहर डेवलप होने लगता है और एम्ब्रियो को उसके भीतर घुसा के रखता है। क्यों? ताकि एम्ब्रियो को बाहर से कुछ चोट नहीं पहुंचे, इसीलिए, ठीक है। और ये बाहर का जो वो सैक है, वो जो बोरा है, जो एक्चुअली तो बोरा कह रहे हैं, सैक कह रहे हैं, पर वो एक्चुअली कैसा होगा, जैसे बैलून के भीतर आप पानी भर के रखेंगे तो कैसा होगा, उस टाइप का। तो वो उसको क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक कहते हैं। और उसके भीतर एक तरह का तरल पदार्थ होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसमें कि बच्चा जो है, विकसित होने वाला बच्चा तैरता है उसमें, ठीक है, फ्लोट करता रहता है, इधर से उधर तैरता रहता है, ठीक है। उसके भीतर एक तरह के वो जो सैक है या बैलून है, जो भी कहें, उसके भीतर जो तरल पदार्थ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, वह बच्चे को बाहरी किसी भी चोट से बचाता है, हाँ, या मदर को कोई शॉक लगे, मतलब कि माता अचानक से कहीं टकरा गई किसी चीज़ से, तो पेट के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो वो पानी व प्रेशर सह जाएगा, वो तरल पदार्थ, और बच्चे को चोट नहीं पहुंचने देगा, ठीक है। एक तो वह काम करता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो जो तरल पदार्थ है। दूसरा वह क्या काम करता है, वो बच्चे के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखता है, एक कांस्टेंट तापमान बना के रखता है। देखिए, जो बच्चा गर्भ के भीतर विकसित हो रहा है, उसे थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, तो वो जो पानी है, वो तरल पदार्थ जो है, वह उसी गर्मी को उसको देता रहता है कंटिन्यूसली। वो भीतर के पोर्शन को ना वो ठंडा होने लगता देता है, ना बहुत गर्म होने देता है, एक कांस्टेंट तापमान में रखता है, ताकि फीटस आराम से उसमें रह सके, ठीक है। इसी जो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है, उसी समय प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब प्लेसेंटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक ऑर्गन फॉर्म्ड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द मदर एंड द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा क्या है? एक डिस्क के जैसा, एक गोल प्लेट के जैसा है, एक अंग जो कि माता की कोशिकाओं से और बच्चे की कोशिकाओं से मिलकर बना रहता है, प्लेसेंटा, ठीक है। और वह कहाँ जुड़ा रहता है? वो गर्भाशय के वाल पे जुड़ा रहता है, गर्भाशय की दीवारों पर वह जुड़ा हुआ रहता है, वो प्लेसेंटा, ठीक है। अब जो है प्लेसेंटा का क्या काम है? तो प्लेसेंटा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वहीं पे जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही माता के शरीर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जाता है। माता के खून से जो भी ऑक्सीजन गैस है या और जो पोषक तत्व हैं, वो सब माता के रक्त से होकर एम्ब्रियो के रक्त में पहुंचते हैं। उनके बीच में रास्ता कौन सा होता है? वह प्लेसेंटा रास्ता बनाता है, जिससे कि वह एम्ब्रियो के रक्त में पहुंचते हैं ऑक्सीजन और पोषण, ठीक है। इसी तरह जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन है जो है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वह सब बच्चे के शरीर से होकर माता के शरीर में आते हैं। किसकी मदद से? वही उसी प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। और इस तरह वो माता के रक्त में जाते हैं, माता के रक्त से वह बाहर चले आते हैं। तो अब है कि हाँ, बीच में तो प्लेसेंटा है जिसने अपने आप को गर्भाशय के दीवारों पे सेट कर लिया है, पर प्लेसेंटा बच्चे से कैसे कनेक्टेड है?
तो वह बच्चे से, अजन्मे बच्चे से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि वो बच्चे के नाभि में जुड़ा हुआ है। अम्बिलिकल कॉर्ड इसे हम कहते हैं। यह अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, खाने को जो है फूड सब्सटेंस जो है, खाने को वगैरह को माता के रक्त से बच्चे के रक्त तक पहुंचाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। और बच्चे के बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वह भी अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के थ्रू माता के रक्त में भेज देता है, जहाँ से वह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लेसेंटा है और अम्बिलिकल कॉर्ड है वह मदद करता है बच्चे को कि वह जीवित रह सके गर्भ के भीतर, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो बच्चे को पोषण नहीं मिलेगा और बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा। तो हमने इसमें 2 पीरियड पढ़े, पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो पढ़े और पीरियड ऑफ जो है हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, पीरियड ऑफ ओवम पढ़ा और पीरियड ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा। ठीक है, अब इसका तीसरा पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ द फीटस है। ठीक है, अब पीरियड ऑफ फीटस का कौन सा समय रहता है, 9वां सप्ताह जब आ गया, 9वां सप्ताह का शुरुआत हुआ, 9th वीक का शुरुआत हुआ, उससे लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक के समय को पीरियड ऑफ द फीटस कहते हैं, है ना। जो 9th मंथ होगा, 9th वीक है, 9वां सप्ताह से लेके 9 महीने के आखिरी तक, है ना, बच्चे के जन्म तक के समय को पीरियड ऑफ द फीटस बोलते हैं। ठीक है, उस समय हम लोग को कैसे पता चलता है कि यह समय शुरू हो गया है, फीटस का समय क्यों कैसे शुरू हो गया है, तो हम लोग कैसे जान पाते हैं, बच्चे के हड्डियों के स्ट्रक्चर को देखकर हम जान पाते हैं। हाँ, इस पीरियड में जो है जितने भी उसके बॉडी के अंग बने हैं या बॉडी का जो भी सिस्टम सब बना है वो सब और बेहतर होता जाता है और बेहतर तरीके से काम करने लगता है। ठीक है, अब जो है शुरुआत कहाँ से हुआ था, मस्तिष्क के विकास से हुआ था। अब मस्तिष्क का विकास थोड़ा सा कम हो जाता है और बाकी बॉडी का विकास जरा तेजी से होता है। ठीक है, अब इस समय में जो महत्वपूर्ण विकास हुए हैं इस पीरियड में, पीरियड ऑफ फीटस, उसको यहाँ पे एक टेबल के रूप में बताया गया है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो महत्वपूर्ण विकास हो रहे हैं पीरियड ऑफ फीटस के समय में, यानी 9वें सप्ताह की शुरुआत से लेकर जन्म तक में। तो उसमें पहला बता रहा है कि 3 महीने के अंत तक में क्या हुआ है। तो जब तक 3 महीने का अंत हुआ है, मांसपेशियों का विकास हो गया है, बहुत मसल्स डेवलप कर गए हैं काफ़ी। ठीक है, नर्व मसल कनेक्शन भी बढ़ गया है, यानी नसों से जो है, नाड़ी तंत्रों से कहना चाहिए, है ना, नहीं, नसों से जो है, नर्व से जो है वह मसल में कनेक्शन, और नर्व से मैसेज मसल में आना शुरू हो गया है। तो नर्व और मसल का कनेक्शन शुरू हो चुका है। अब जो है 3 महीने के अंत में हम लोग यह भी जान पाएंगे कि यह जो फीटस है वह एक लड़का है कि लड़की है, यह भी जान पाएंगे। ठीक है, अभी इस टाइम में जो है उस फीटस का किया है, आँखों की पलकें तैयार होनी शुरू हो गई हैं, उसके होंठ तैयार होने शुरू हो गए हैं, उसके नाखून तैयार होने शुरू हो गए हैं, उसका वोकल कॉर्ड बन रहा है, बोलने का जो अंग सब है गले के भीतर वह तैयार हो रहा है, उसका हाजमे का शक्ति, हाजमे वाला सिस्टम पूरा तैयार हो गया है। लीवर भी काम करना शुरू कर दिया, उसमें सेक्रीशंस हो रहा है। ठीक है, पेट भी जो है, पेट भी बनना शुरू हो गया है। और साथ साथ ही क्या हो रहा है, इसी समय जो है पेट बनना शुरू हो गया है। इसी समय जो है आर्म्स और लेग्स जो हैं, ऊपर के हाथ और नीचे के पैर, वह भी बनना शुरू हो गए हैं। हाँ, और वह माता को अभी एहसास नहीं हो रहा है कि बच्चे के हाथ पैर बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है। हाँ, और फीटस अभी कहाँ रह रहा है, फीटस वही एमनियोटिक सैक में रह रहा है। हाँ, वो थैली में रह रहा है, पानी की थैली में, और वहाँ पे बच्चा जो है गोल गोल घूम भी जा रहा है, सोमरसॉल्ट कह रहा है। सोमरसॉल्ट क्या होता है, जो सर्कस वगैरह में ज़मीन पे हाथ रख के अपने आप को गोल पूरा घुमा लेते हैं ना, तो बच्चा वैसा भी कर रहा है एमनियोटिक सैक में। ठीक है, 3 महीने के अंदर ख़त्म होने पे, ठीक है, 9वें सप्ताह के ख़त्म होने पे। अब जब वह 4थे महीने में आया,
अब जो है माता फीटस के मूवमेंट को फील कर पा रही है, क्योंकि फीटस का साइज बड़ा हो चुका है। हाँ, जो बोलते हैं ना बच्चा हरकत कर रहा है तो माता को पता चलता है। तो कब? जो है चौथे महीने में। चौथा महीना जब तक ख़त्म हो रहा है, बच्चा अपना हाथ पैर इतनी ज़ोर से हिला रहा है, उलट पुलट कर रहा है कि अब माता को पता चल रहा है बच्चे का मूवमेंट। ठीक है, तो इससे माता को लग रहा है कि हाँ, बच्चा एक बिल्कुल जीवित प्राणी है मेरे पेट के भीतर, वो पूरा सच्चा प्रतीत हो रहा है। उसके पहले माता सिर्फ सोच पाती थी, अब वह एहसास कर पा रही है इसको। ठीक है, और इस समय बच्चे के नीचे का शरीर डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसके पैर वैर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये सब डेवलप हो रहे हैं। 5वें महीने के अंत में जो है बच्चे के शरीर में स्किन बनना शुरू, उसकी चमड़ी बननी शुरू हो जाती है, उसके सिर पे बाल आ जाते हैं, आईब्रोज बन जाती है, आई लैशेस उसकी बन जाती हैं। ठीक है, उसके हाथ जो है बच्चे के हाथ इस तरीके के बन जाते हैं 5वें महीने के अंत में कि वह कोई चीज़ पकड़ सकता है या छोड़ सकता है या मुट्ठी बांध सकता है, इतना हाथ उसका डेवलप हो चुका होता है। कुछ फोटोग्राफ हमने देखा है अल्ट्रासाउंड का 5वें महीने के अंत में, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो है अपना अंगूठा चूस रहा है ना। बहुत सारे ऐसे अल्ट्रासाउंड के फोटोग्राफ्स आए जिसमें हमने देखा कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है। हाँ, अब जो है उसके चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो भी मूवमेंट कर पा रही हैं। ऐसे में हमने बहुत बार देखा कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, जब माँ कुछ मीठी टेस्टी चीज़ खा रही है तो बच्चा मुस्कुरा रहा है। ऐसे भी फोटोग्राफ्स आए हैं। ठीक है, और अब क्या है, स्किन तो बनने लगा, स्किन के नीचे वसा का एक लेयर जमा होने लगता है, फैट का एक लेयर जमा होना शुरू हो जाता है बच्चे के स्किन के नीचे, फैट का एक लेयर जमा होना शुरू हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 6 months, अब जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे, अब उसकी आंखें पूरी तरीके से बन गई हैं, पर अभी भी उसने आंखें बंद कर रखी हैं। उसके टेस्ट बर्ड्स आ गए, मतलब कि उसके जीभ में टेस्ट करने की शक्ति आ गई है, क्या वो मीठा चीज़ माता खा रही है, नमकीन चीज़, वो से पता चल पा रहा है। अब उसके हाथों के नाखून बन गए हैं, हाथ के उंगलियों के नाखून बन गए हैं। हाँ, स्वेट ग्लैंड भी बन गए हैं, मतलब कि अब जो है उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा है। और बच्चा जो है अब वह सांस भी ले पा रहा है, सांस ले भी पा रहा है, सांस छोड़ भी पा रहा है। ठीक है, अभी इस टाइम में 6ठे महीने के अंत में बच्चा अगर जन्म ले लेता है तो प्री मैच्योर बेबी तो कहलाएगा, है ना, समय से पहले उसने जन्म ले लिया है। हाँ, पर वह जो है अभी सांस ले पाएगा, क्योंकि उसका सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वह सांस ले पाएगा, पर उसके जीवित रहने की आशा थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी उसने बहुत पहले ही जन्म ले लिया, 6ठे महीने में ही। अब 7वें महीने के आखिर में क्या होगा, अब उसकी आईलिड्स खुल चुकी हैं, उसकी आँखों की पलकें खुल चुकी हैं, वो चारों तरफ देख रहा है, पलकें झपका भी रहा है, ब्लिंक भी कर रहा है, उसके बॉडी के सारे सिस्टम डेवलप हो चुके हैं और अच्छे से काम कर भी रहे हैं, फंक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है, अब 7वें महीने के आखिरी में अब अगर बच्चे ने जन्म लिया तो वह जीवित बच सकता है, चांसेस है। ठीक है, पर है कि वो जितनी और एक्स्ट्रा सप्ताह माता के शरीर में रह पाएगा, गर्भ में रह पाएगा, उससे ज़्यादा चांसेस क्या हो जाएगा, उसके जीवित रहने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। 7वें महीने के एंड में जन्म ले लेगा तो हो सकता है जीवित रहे नहीं रहे, पर अगर और 4-5 सप्ताह या 1 महीना और माता के पेट में रह गया, 2 महीना और माता के गर्भ में अगर वह रह गया, तो जो है उसके बाद उसने अगर जन्म लिया तो वह अच्छे से जीवित रहेगा। ठीक है, इसीलिए प्री मैच्योर बर्थ डॉक्टर जल्दी नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, और जो है वो टेस्ट को भी अंतर वो जान पाते हैं। हाँ, जैसे कि पूरा समय पूरा कंप्लीट करके जन्मा हुआ बच्चा जैसा सब कुछ समझ पाएगा, उसी तरह 7वें महीने के एंड में भी जन्म किया हुआ बच्चा भी सब कुछ समझ पाएगा, जो कि एक प्री मैच्योर बेबी है। अब जो है 9वें महीने के अंत में, ठीक है, इस समय जो है बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बन गया है 8वें और 9वें महीने में। ठीक है, और बहुत ही बेहतर भी हो गया है।
अब बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बन गया, ऑर्गन सारे बन गए, सिस्टम सब काम करने लगे हैं। अब जाके बच्चे का हाइट बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा। ठीक, 9वें महीने के आखिर में आके बच्चे का हाइट बढ़ेगा और उसका वजन बढ़ने लगेगा। अब जो है, अब 9वां महीना जब ख़त्म होने को है, मतलब उसका जब जन्म लेने का जब डॉक्टर ने समय दिया है, डेट दिया है, उसके 2 सप्ताह पहले, ठीक है, ज़्यादातर बेबी क्या करते हैं, वो लोग अपने बॉडी को घुमा लेते हैं। अब उनका सिर नीचे की तरफ आ गया, गर्भ में नीचे की तरफ, और पैर ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, गर्भ का जो नीचे का एंड है, जहाँ से बच्चा निकल पाएगा, उधर उसका सिर आ गया और पैर ऊपर की तरफ चला गया। तो ज़्यादातर बेबी इसी तरह से जन्म होते हैं। पहले उनका सर निकलता है शरीर के बाहर से, और फिर धीरे धीरे डॉक्टर उनके पैर को खींच के निकालते हैं, उनके शरीर को खींच खींच के पैर के साथ वो निकलता है। यह सबसे ही आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है बच्चे के डिलीवरी का, कि नॉर्मल डिलीवरी हो और पहले उसका सर निकले, फिर उसके पैर, बॉडी, बाकी बॉडी। यह माता के लिए भी सुरक्षित है, बच्चे के लिए भी सुरक्षित है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया होता है, बच्चे ने अपने आप को उल्टा नहीं होता है, उसका सर अभी भी ऊपर की तरफ है और पैर गर्भाशय में नीचे की तरफ है। ठीक है, या फिर क्या होता है, अब वह जो है क्रॉसवाइज मैनर में है। ठीक है, लंबाई में ना होके बस सीधाई में है, मतलब कि दाएं बाएं उसने पैर दाएं की तरफ है, गर्भ के दाएं की तरफ, और सर बाएं तरफ है, जबकि उसको ऊपर के और नीचे की तरफ होना चाहिए था। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके पैर नीचे आ गए हैं, सर ऊपर की तरफ है, गर्भाशय के नीचे एंड लोअर एंड की तरफ उसके पैर आ गए हैं। ठीक है, अब जब बच्चा जो है वो अपने आप को खुद ही उलट नहीं रहा है, ठीक है, अपने आप को उलट नहीं रहा है वो गर्भाशय में जैसे निकलना चाहिए, अब बच्चे की डिलीवरी कराना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए। ठीक है, अब जो है अब जो डिलीवरी डॉक्टर कराएंगे उसे ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, या फिर जो है सी सेक्शन करके, सिजेरियन सेक्शन करके, मतलब कि गर्भाशय को काट के बच्चे को निकालना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं रह पाता है। ठीक है, तो पूरा समय कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए ताकि बच्चा पलट जाए। तो ये हमने पढ़ा जो है कि इंट्रायूटराइन ग्रोथ की, गर्भाशय के भीतर किस तरह से बच्चे का ग्रोथ हो रहा है। उसमें 3 पीरियड जो है, पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे जिसमें बर्थ ऑफ द चाइल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, कि बच्चे का जन्म जब हुआ उसके बाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं और उत्साहित हूँ। आप लोग के सब्सक्रिप्शन से मुझे उत्साह मिले, आपके कमेंट्स से मुझे उत्साह मिले और मैं और भी वीडियोस बनाऊं। ये पूरे डीसी के कोर्स को मैं कंप्लीट कर पाऊँ। DC 4 के वीडियो को तो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। आपको पसंद भी बहुत आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है वो। प्रोजेक्ट के गाइड के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैं यही कहूँगी कि जो ये है, इग्नू ने गाइडलाइंस इशू की थी अक्टूबर-नवंबर के महीने में, 2000 मेरे हिसाब से 2020 में या 21 में उन्होंने 2021 में उन्होंने गाइडलाइंस इशू की थी। तो वो गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि प्रोजेक्ट के गाइड को किस तरीके से चुनना है, कौन गाइड बन सकता है। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आप सबको पता चले। थैंक यू।